यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और अपनी तैयारी के ऊपर लगे हुए होंगे। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का एग्जाम जो है वो जैन के अंदर होने वाला है। जो दिसंबर 2024 के पेपर है वो जनवरी के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 जैन से लेकर के 19 जैन तक अपने एग्जाम जो है वो चलेंगे। ओके, और पेपर आ गया है तो पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका सिलेबस होता है। आई होप आपने वो कर लिया होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है वो है आपका रिवीजन, क्योंकि जो पढ़ा वो रिटेन भी रहना चाहिए। और फिर साथ में जो है वो उस पर 4 चांद लगा देगी आपकी प्रैक्टिस। तो आपका सिलेबस आई होप आपने किया। अब बात आती है रिवीजन की, क्योंकि ये जो महीना है इस पूरे महीने के अंदर हम लोग जो है वो बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, रिवीजन के ऊपर फोकस करेंगे। प्लस में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे आने हैं, ओके, तो उनको भी हम जो है वो करेंगे, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हम एग्जाम के अंदर बैठे तो हम बहुत ही यूज टू हो पेपर को लेकर के। ओके, तो आपकी उसी तैयारी के लिए कि रिविजन अच्छे तरीके से हो जाए और प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए, तो उसके लिए हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं अपना रिविजन वीडियो। ओके, जिसके अंदर हम लोग पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 दोनों की रिवीजन वीडियो जो है वो करेंगे। कंप्लीट रिवीजन जो है वो हम लोग निपटाने का काम करेंगे। ओके, जैसे अभी हम लोग जो शुरुआत करें पेपर नंबर 2 से, तो पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो है वो अपना 10 यूनिट है, तो 10 के 10 यूनिट की जो है वो फ्रेश रिवीजन वीडियो जो है हम बनाएंगे और उसके जरिए हम लोग पूरा का पूरा जो भी हमने पढ़ा, ओके, उसको हम रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने पेपर 2 कॉमर्स के यूनिट नंबर 4, दैट इज द बिजनेस फाइनेंस। इस यूनिट से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस की। अगर मैं बात करता हूं तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो टोटल सिलेबस है जो एज पर यूजीसी के द्वारा जो नोटिफाई किया गया है, तो उस सिलेबस के अंदर उस सिलेबस को हम लोगों ने अपनी बुक के अंदर जो है वो 11 चैप्टर के अंदर बाइफरकेट किया था। ओके, तो टोटल मिला के 11 चैप्टर हैं। इन 11 चैप्टर को डिटेल के अंदर रिवाइज करने के लिए हम लोग जो वो बनाएंगे इसके 3 वीडियो। ठीक है, 3 लेक्चर हम बनाएंगे और 3 रिवीजन वीडियोस के अंदर हम लोग पूरा का पूरा जो बिजनेस फाइनेंस है इसको हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे एक बार थोड़ा मैं बता दूं। यूनिट नंबर 4 जो है अपना दैट इज बिजनेस फाइनेंस। ओके, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो कितने 11, और इसको हम कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर। तो जो आज का वीडियो है दैट इज पार्ट 1, और इसके अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे अपना फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन है, प्लस टीवीएम का टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और प्लस में रिस्क रिटर्न का जो टॉपिक है इसको हम लोग जो कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और भी है इसके अंदर जो मैंने डाले इसमें इंसर्ट करें, उसका पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे एजेंसी कॉस्ट हो गया, ठीक है ना, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है, तो इसको भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ओके, इसके अलावा हम लोग जो है वो इसके में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसको हम कवर करेंगे। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने डाले, लगभग कोई 6 पेज का पीडीएफ है। ओके, जिसमें टाइप ऑफ बॉन्ड, यंकी बॉन्ड हो गया, मसाला बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो इनको भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में है एक टॉपिक अपना लीज फाइनेंसिंग का। लीज फाइनेंसिंग का जो टॉपिक है टाइप ऑफ लीज का, और जो लीजिंग डिसीजन है तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कवर करेंगे। और एक टॉपिक है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, इसको हम कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो उसमें टोटल मिला के 4 चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग 3 चैप्टर को कवर करेंगे। एक है कैपिटल स्ट्रक्चर का, एक है कैपिटल बजटिंग का, और एक है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। और जो लास्ट वीडियो होगा थर्ड वीडियो, उसके अंदर हम लोग जो है वो करेंगे 4 चैप्टर को कवर, जिसमें आएगा डिविडेंड डिसीजन, फिर है एसेट सिक्योरिटाइजेशन का, एक है इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, और एक है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। तो ओवरऑल मिला करके जो अपना पूरा का पूरा सिलेबस है जो हमने इस बुक के अंदर डाला था, ओके, 11 चैप्टर्स में जो हमने बनाया था, उस वैसे तो जब हमने डिटेल वीडियोस करी तो हर लेक्चर, हर चैप्टर के ऊपर हमने कई वीडियो लगाए। जैसे अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो लगभग 4-5 लेक्चर इसके ऊपर हमने लगाए। हम सोर्सेज की बात करें तो 2 या 3 लेक्चर में किया, लीजिंग की बात करें 2 लेक्चर लगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें 2 से 3 लेक्चर लगे। ओके, इस तरीके से हमने पूरे के पूरे टॉपिक को जो है वो क्या किया था, कवर किया था। ओके, तो लगभग हमने एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमने फाइनेंस को 30 लेक्चर में कवर किया, 30 लेक्चर में पूरे फाइनेंस को बढ़िया तरीके से हमने कवर किया था। अब रिवीजन की जब बात आएगी तो रिवीजन थोड़ा फास्ट ट्रैक पे होगा, क्योंकि आपने सब पढ़ा हुआ है, मैंने आपको डिटेल में हर एक एस्पेक्ट को जो है वो कवर किया था। अब जब रिवीजन करेंगे तो हम ऊपर से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ताकि जो भी क्लासरूम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है वो सब चीजें आपको दोबारा से जो है वो रिमाइंड हो जाए। ओके, तो रिवीजन वीडियो बेसिकली जो है इनका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ये कि ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेगा। ओके, तो आप भी ऐसे करना, जब आप रिवीजन करो तो बुक साथ में लेके बैठना। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया, ओके, तो आप वीडियो को वहीं पे पॉज करके देन उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के आप अपने एंड पे दोबारा से एक बार उसको रिवाइज करना। फिर जैसे आप सेकंड चैप्टर मैंने करवा दिया, फिर आप भी यही करना कि वीडियो को पॉज करके सेकंड चैप्टर पूरा का पूरा जो है वो रिवाइज करना। फिर थर्ड चैप्टर का वीडियो लगाया, फिर वीडियो को पॉज करके क्या करना है, थर्ड चैप्टर का जो है वो रिवीजन अपने एंड पे भी कर लो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ओके जी, और लगभग इसके 8 लेक्चर हमने लगाए थे
एमसीक्यूज के, जिसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यूज के 2012 से लेकर के 2024 के सारे एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो कवर किए हैं। ठीक है, तो वो भी आप एक बार जो है उनका अगर वो एमसीक्यूज लेकर जाते हो प्लस में ये रिवीजन कर जाते हो तो मैं ये मानता हूं कि फिर तो अपना सारा काम हो गया। ठीक है ना जी। तो इसी तरीके से हम जो है वो तीनों जो पार्ट है इनको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हम ये फर्स्ट लेक्चर लगा रहे हैं, इसी तरीके से 2 लेक्चर और होंगे और उसके अंदर पूरा का पूरा अपना जो फाइनेंस है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग जो वो स्टार्ट करेंगे अपने लीगल एस्पेक्ट का, उसको हम निपटाएंगे। फिर हम शुरू करेंगे अपना इनकम टैक्स का, उसको हम करेंगे इसी तरीके से, मतलब यही अपना सेम पैटर्न रहेगा और ऐसे ही हम लोग जो है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को निपटाएंगे। ओके जी, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। टॉपिक का नाम है बिजनेस फाइनेंस और शुरू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग फाइनेंस को मैनेज करने का काम करते हैं। फाइनेंस जो है वो क्या होता है, हमारा एक सोर्स है। ओके, तो बिजनेस के अंदर जो हम सोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग रिसोर्स है हमारे पास में, तो उसमें सबसे जो वाइटल जो रिसोर्स है वो है अपना क्या, फाइनेंस। ओके, तो फाइनेंस को क्या करना, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो स्कार्सिटी है, पैसा वैसे भी अपने पास लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है और अगर उसको वेस्ट कर दिया तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या चाहेंगे कि फाइनेंस को अच्छे तरीके से हम लोग क्या करें, मैनेज करें। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज हुआ, जिसको बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर एक फाइनेंस मैनेजर जो है वो क्या करता है, कुछ डिसीजन लेता है क्या करने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। जो फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे वो उन डिसीजन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि पैसे को कहां से एक्वायर करें। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजर ये देखते हैं कि पैसे को कहां पे लगाएं। और एक होता है डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर वो ये देखता है कि जो हमने पैसा कमा लिया उस पैसे को, उसका कितना पोर्शन हम लोग अपने पास में रिटेन करेंगे और कितना पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही सब चीजें जो है इसी को बोलते हैं हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। होल जो गैमेट है फाइनेंस का वो ये इन 3 डिसीजन के अंदर जो है वो टिका हुआ है। इनको 3A के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। फर्स्ट ए जो है मतलब जो फाइनेंसिंग डिसीजन है इसको बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ फंड। जो सेकंड ए है आपका दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको बोलते हैं हम लोग एलोकेशन ऑफ फंड। और जो थर्ड ए है उसको बोलते हैं मतलब जो डिविडेंड डिसीजन है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके जी सर, चलो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है इसको डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम लोग जो है वो मैनेज करते हैं किसको, फ्लो ऑफ फंड को। ठीक है ना। इवोल्यूशन कैसा हुआ, अगर हम स्टार्ट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जो है वो फाइनेंस फंक्शन वैसे हम ना 3 स्टेज में पढ़ते हैं। एक है आपका ट्रेडिशनल फेज, फिर आया ट्रांजिशन फेज, ठीक है, और फिर आया आपका क्या, मॉडर्न फेज। और आज के डेट में जो चल रहा है वो जनरली आईटी फेज है, जिसके अंदर हम लोग जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसमें, फाइनेंस फंक्शन में। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे ट्रेडिशनल फेज का, तो 1950 तक जो फाइनेंस का जो रोल रहा वो था एक ट्रेडिशनल फेज। इसके अंदर इसके जो फीचर थे वो क्या, सबसे पहला फाइनेंस जो फंक्शन है इसका जो मेन कंसर्न था वो किससे था, ओनली प्रोक्यूरिंग ऑफ द फंड, मतलब पैसे को बस इकट्ठा करना। फाइनेंस को मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बस देखते थे कि पैसे चाहिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, ठीक है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा यहां पे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के ऊपर फोकस हो रहा था। इसका मतलब लॉन्ग टर्म जो बड़े बड़े जो लोग हैं वहीं से हम पैसा जो है वो रेस करते थे, ठीक है ना। तीसरा यहां पे फाइनेंस फंक्शन को जो है देखा जाता था ओनली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा फाइनेंस फंक्शन के अंदर हम लोग ओनली लॉन्ग टर्म की बात करते थे, लॉन्ग टर्म सोर्स की बात करते थे, शॉर्ट टर्म सोर्स की बात नहीं करते थे। फिर एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच फाइनेंस फंक्शन को एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच माना जाता था। ये डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट था, एनालिटिकल बिल्कुल भी नहीं था। और यहां पे हमारा जो मेन कंसर्न था ओनली पैसे को इकट्ठा करना, पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो इसके गैमेट में नहीं आता था, मतलब इसके स्कोप में नहीं आता था, ठीक है। फिर ग्रेजुअली फाइनेंस का जो रोल है वो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ और फिर अपने को समझ में आया पैसे को इकट्ठा करना ही जो है मेन डिसीजन नहीं है, बल्कि पैसे को इकट्ठा करके फिर उसको बढ़िया जगह पे लगाना ये भी मेन डिसीजन है। तो इसको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया। फिर 1950 के दौरान जो है वो 2 नई थ्योरी जो है वो इमर्ज हुई, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक है थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसके अंदर हैरी मार्कोविट ने थ्योरी दिया था 1950 में। और इन्होंने बोला कि आपको जो है वो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो सारा पैसा एक ही सिक्योरिटी में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ओके, तो जब पोर्टफोलियो बनाना है, कितना पैसा कहां लगाना है, तो आपको वहां पे रिस्क रिटर्न जो है वो चेक करना पड़ेगा। ओके, तो वहां पे इसका मतलब फाइनेंस का रोल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक तो आया थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एक आया थ्योरी ऑफ लीवरेज एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। ये दिया किसने, एमएम ने। और एमएम के हिसाब से एमएम ये बोलते हैं कि जब कभी भी आप पैसे इकट्ठा करते हो तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का बोले तो जितना आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के पोर्शन को बढ़ाओगे या कम करोगे तो उसका आपकी वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये बात जो है वो बोली किसने, एमएम ने। तो जब ये समझ में आया कि यार पैसे को इकट्ठा करना, कहां से इकट्ठा कर रहे हैं, सोर्स क्या रहेगा, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो फिर समझ में आया कि यार फाइनेंस फंक्शन का तो रोल बहुत ज्यादा क्या है, वाइड है। तो उसके बाद में जब ये 2 थ्योरी इमर्ज हुई तो इन्होंने पूरे के पूरे मतलब ये ट्रांजिशन फेज था, ओके, और इन्होंने फाइनेंस फंक्शन को पूरी तरह से जो है वो क्या कर दिया, बदल के रख दिया। अब जो नया फेज आया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉडर्न फेज, ठीक है।
मॉडर्न फेज के अंदर जो है वो कुछ बातें बोली गई। सबसे पहले अब फाइनेंस के अंदर हम लोग जो है सिर्फ पैसे को इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि उसको जो है वो क्या करते हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करते हैं। दूसरा, अब फाइनेंस फंक्शन को जो एनालिटिकल फंक्शन जो वो ट्रीट किया गया, पहले ये डिस्क्रिप्टिव था, अब एनालिटिकल। तीसरा, अब फाइनेंस को हम लोग जो है वो इनसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो भी देखते हैं। और अब यहां पे जो भी फाइनेंस मैनेजर है उसको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी जिनको इशू करके वो पैसा रेज करता है, उनकी नॉलेज होना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अब फाइनेंस एक नई फील्ड के तौर पे जो है वो क्या हुआ, अराइज हुआ। पहले फाइनेंस जो है वो एक्चुअल में पार्ट था किसका, इकोनॉमिक्स का। ठीक है ना। जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, तो उसके अंदर ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके चलते थे। लेकिन बाद में जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक नए सब्जेक्ट के तौर पे जो है निकल के आया। ठीक है। अब बात करेंगे स्कोप का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर तीन चीजें आती है। सबसे पहले प्रोक्यूरिंग ऑफ द फंड, बोलते एक्विजिशन, उसके बाद में आएगा इन्वेस्टमेंट, और फिर आएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। ओके। अब यहां पे अगर बात करें फंक्शन जो है फाइनेंस मैनेजर का, उसको सरप्राइज करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले यहां पे हम लोग जो फाइनेंस मैनेजर जो है वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर ओवरऑल प्लानिंग करता है, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल करता है। फिर पैसे को इकट्ठा करेगा, फिर कहां पे पैसा लगाना है, ठीक है, फिर कौन सी फिक्स एसेट में पैसा लगाना है, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, वो डिसाइड करता है। फिर मैनेजमेंट करता है किसका, वर्किंग कैपिटल का, एंड एनी अदर फाइनेंशियल इवेंट, इसको भी इंडिविजुअल फाइनेंशियल इवेंट है, इसको भी वो क्या करता है, चेक करते रहता है। ओके। इसके बाद में है फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसके सामने कई सारे सिनेरियो आते हैं। ठीक है। मतलब उसको कई सारे अल्टरनेट उसके सामने अवेलेबल होते हैं, उनमें से बेस्ट को जो वो क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। आप जो आएंगे वो क्या, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द फर्म, फर्म का साइज जो है वो क्या रहेगा। ठीक है। उसको डिसाइड करना होता है कि कितना पैसा जो है हम फर्म के अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। व्हाट द वेरियस टाइप ऑफ एसेट टू बी एक्वायर्ड। ठीक है। फिर व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ द रेजिंग फंड फ्रॉम द वेरियस सिनेरियो, क्या पैटर्न रहेगा, कितना पैसा डेट से लेना है, कितना इक्विटी से लेना है, ये सब चीजें हम लोग जो वो डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, और उनमें से मतलब कई सारे अल्टरनेट आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप उन सभी अल्टरनेट को जो वो क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो, और उनमें जो बेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। यही है बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो रिलेटेड है किससे, कंपोजिशन, एसेट कंपोजिशन से, कि आपको अपने स्ट्रक्चर के बेसिकली आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कितना पैसा आपको फिक्स एसेट में लगाना और कितना पैसा करंट एसेट में लगाना है, तो ये बताएगा कौन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब कभी भी हम लेते हैं ना, तो उसमें ये सब डिसीजन लेते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बड़ा स्कोप वो है, एरिया है, उसके अंदर ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। विच एसेट शुड बी परचेज, कौन सी एसेट को हम परचेज करें। ठीक है। दूसरा, टू बाय एन एसेट और टू गेट लीज, एसेट को खरीदे या फिर लीज पे लें। तीसरा, प्रोड्यूस ए पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और टू प्रोक्यूर इट, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको खुद बनाए या फिर उसको जो है वो बाहर से क्या करें, लेके आए और हम सिर्फ असेंबली करें। ठीक है। तो ये सब डिसीजन जो है ये आते हैं किसके अंदर, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फिर उसी के अंदर हम लेते हैं वर्किंग, कितना पैसा करंट एसेट के अंदर अपने को जो है लगाना है, क्योंकि आपको मालूम है करंट एसेट में जो हम पैसे लगाते हैं वो होता है एनवीए, नॉन वैल्यू एडिटिव। ठीक है ना। तो मतलब अगर आप करंट एसेट में कोई पैसे लगाते हैं तो उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। इसलिए हमको ना तो ज्यादा पैसा लगाना चाहिए और ना ही कम, क्योंकि अगर कम पैसा आप करंट एसेट में लगाओगे तो उससे लिक्विडिटी क्रंच भी आ सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कितना पैसा हम लोग डेट से ले, कितना पैसा इक्विटी से ले। तो यहां पे बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का और अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। डिफरेंस जो था, देखो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लायबिलिटी साइड का जो टोटल है उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और लायबिलिटी साइड के जो टोटल में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस कर दे तो आएगा आपका क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। डिविडेंड डिसीजन जो होता है उसके अंदर हम ये डिसाइड करते थे कि कितना पैसा, मतलब जो एट द एंड में जो अपने को प्रॉफिट बचा है, ओके, उस प्रॉफिट का कितना पैसा हम लोग अपने पास में जो रिटेन करके रखे एज ए रिटेन अर्निंग, और कितना पैसा हम लोग जो वो शेयर होल्डर के बीच में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज ए डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। तो ये जो डिसीजन लेते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। अब फाइनेंस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके फंक्शन के, तो फंक्शन ऑफ फाइनेंस के अंदर सबसे पहले डिटरमाइन करना फाइनेंशियल नीड। एफएम के अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल नीड जो है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। फिर इसमें हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, पैसा कहां से लेना है। इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, पैसा कहां पे लगाना है। इसमें वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हैं, कितना पैसा हम लोगों को जो है वो करंट एसेट के अंदर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। इसमें हम लोग जो डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रूटीन फंक्शन, ये सब जो है वो पार्ट है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके बाद जो है फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एज पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो मतलब फाइनेंस की अगर बात कर दें तो फाइनेंस के अंदर जो है हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक है अपना कौन सा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख और जब कभी भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो, चाहे वो एक्विजिशन का है, चाहे वो एलोकेशन का है, और चाहे वो एप्रोप्रिएशन का है, तीनों डिसीजन जो है वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के किए जाते हैं। तो जब कभी भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो हर डिसीजन लेने से पहले हम लोग जो इन ऑब्जेक्टिव को जो ध्यान में रखते हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो है यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में बाइफरकेट किया। एक है कौन सा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और आज की डेट में जो हर जगह चलता है वो है कौन सा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसके फेवर में कुछ बातें और कुछ अगेंस्ट में बातें हैं। जो फेवर में बातें वो क्या है,
बोलते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हेल्प करता है एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को नापने के लिए। दूसरा, प्रॉफिट के माध्यम से हम लोग इफेक्टिव एलोकेशन करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का। प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट अगर होगा तो फिर क्या होगा, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा। प्रॉफिट एक सोर्स है इंसेंटिव का। प्रॉफिट जो है वो हेल्पफुल है किसमें, फेस करने में एडवर्स बिजनेस कंडीशन को, और ये हेल्पफुल है क्या करने में, फर्म के ग्रोथ के लिए। लेकिन कुछ बातें ये है जो ये बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो बढ़िया ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके पीछे की रीजन क्या है? सबसे पहला एम्बिगिटी। इसका मतलब प्रॉफिट वर्ड अपने आप में जो है वो क्या, एम्बिगियस है, मतलब वो क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। दूसरा, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो कंसीडर नहीं करता, ये रिस्क फैक्टर को कंसीडर नहीं करता, ये फ्यूचर प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करता, और ये सोशल ऑब्लिगेशन जो है बिजनेस की उसको भी कंसीडर नहीं करता। क्योंकि एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम क्या करते हैं, हम बस ये देखते हैं कि जिस भी प्रोजेक्ट से प्रॉफिट आ रहा है उसको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और ये डिविडेंड पॉलिसी का जो इफेक्ट है उसको भी क्या करता है, नेगलेक्ट करता है। इसके बाद में फिर जो इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है जो आज की डेट में हर जगह चलता है वो है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और एज पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ का मतलब जो है वो क्या होता है, वो रिलेटेड है किससे, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एमपीएस को क्या करना, इंक्रीज करना। तो अगर पेपर के अंदर आता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मीनिंग, तो आप समझ जाना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके मार्केट वैल्यू को क्या कर देना, बढ़ा देना, ठीक है ना। अब जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर, उसके पीछे की रीजन क्या है? सबसे पहला, एक तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग जो वो कैश फ्लो को लेकर चलते हैं, यहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते। दूसरा, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ड्यू इंपोर्टेंस देता है, ये रिस्क फैक्टर को ड्यू इंपोर्टेंस देता है, और इसमें रेगुलर जो डिविडेंड है उसके ऊपर फोकस है वो किया जाता है। दूसरा, यहां पे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये लॉन्ग फॉर्म के लॉन्ग रन सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एफएम की कुछ जो इंपोर्टेंस है वो क्या क्या है? सबसे पहले एफएम हेल्प करता है फंड्स को एक्वायर करने में, एफएम जो है वो हेल्प करता है फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में, एफएम जो है वो हेल्प करता है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट में, प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉफिट। यहां पे हम लोग जो है मैक्सिमाइज करते हैं किसको, वेल्थ को। एफएम के माध्यम से हम लोग जो है वो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये यूजफुल है किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए, यूजफुल है किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, यूजफुल है किसके लिए, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे जो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ क्रिएट होती है, वो थे सबसे पहला ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो ईवीए का यहां पे जो फॉर्मूला था वो था ईबीआईटी माइनस में टैक्स माइनस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ईवीए एक जो बेसिकली एक टूल था, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग जो वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर की वैल्यू को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का मतलब जो है वो क्या होता है कि अगर मान लो आपकी ने कोई पैसा जो है इकट्ठा किया 10% पे, ओके, और आपकी रिटर्न आ रही है 15%, तो वो जो 5% है वो बेसिकली क्या आपका ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है ना। तो ईवीए ये इसको इस कॉन्सेप्ट को जो है इमर्ज किया किसने, स्टर्न्स डिविडेंड कंपनी ने, ओके। और ईवीए का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ईवीए विल इंक्रीज, ईवीए जो बढ़ेगा अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, ग्रो होगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईवीए जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एडिशनल कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो भी ईवीए जो है वो बढ़ेगा। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम है और रिटर्न जो है वो क्या ज्यादा है, और अनप्रोटेक्टेड कैपिटल जो है अगर आप उसको लिक्विडेट करवा लेंगे तो भी ईवीए आपका क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस कैपिटल को आप कहीं और इन्वेस्ट करके और वहां से रिटर्न कमा सकते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट था एमवीए, मार्केट वैल्यू एडिशन। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने का जो है वो क्या एक तरीका है। एमवीए के अंदर जनरली हम लोग जो वो क्या करते थे, यहां पे हम ये देखते थे जो बुक वैल्यू ऑफ शेयर है और जो मार्केट वैल्यू, मतलब फर्म की जो बुक वैल्यू और फर्म की जो मार्केट वैल्यू, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं एमवीए। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है और बुक किससे, बुक वैल्यू से, तो हम बोलेंगे यस मार्केट वैल्यू एडिशन हुआ है। फिर था एफएम, पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो 6 बेसिक पैरामीटर के ऊपर जो है वो क्या बेस्ड है। वो क्या क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, तीसरा कैश फ्लो एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट, चौथा सबसर्विएंट टू द टैक्स फ्लो, पांचवा एफिशिएंट कैपिटल मार्केट, और छठा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। इसके बाद है इक्विटी शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल यूनिट, ये सब इनको हम बोलते हैं प्लेन वैनिला सिक्योरिटी। इनको ओनर फंड या लेंडर क्लेम इन द इन्वेस्टिंग कंपनी भी बोला जाता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का मतलब जो है क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या करके, उनमें कुछ मॉड्यूलेशन करके या डीमॉड्यूलेशन करके अगर हम एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है वो इमर्ज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट आर नॉट द एसेट लाइक रियल एसेट, फिजिकल एसेट, टेंजिबल एसेट, ये बल्कि क्या होते हैं, दीज आर द फाइनेंशियल क्लेम, ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल क्लेम होते हैं। इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, इसका पीडीएफ में अपने एप्लीकेशन पे डाल दिए, एक बार वहां से देखना। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इवोल्यूशन का, तो सबसे पहले आपका ट्रेडिशनल फेज था, फिर आया बीच में ट्रांजिशन फेज, और फिर आया कौन सा, मॉडर्न। और आज के डेट में तो आईटी एज चल रहा है बेसिकली, जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम आईटी टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपका जो ट्रेडिशनल फेज था उसके अंदर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एक ही एम था, वो क्या था, प्रॉफिट को बढ़ाना, बस टू अर्न द प्रॉफिट, ओके। फिर ट्रांजिशन फेज है जिसके अंदर जो फाइनेंशियल
फाइनेंशियल मैनेजर जो डे टू डे प्रॉब्लम को फेस करता है उनको भी कंसीडर किया गया। तो यहां पे क्या, द डे टू डे प्रॉब्लम दैट फाइनेंशियल मैनेजर फेस वर गिवन इंपॉर्टेंस। और फिर है आपका क्या, मॉडर्न फेज और करंट फेज के अंदर हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा वाइड हो गया। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो अपने दो ऑब्जेक्टिव है उनके डिफरेंस की एक बार थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम लोग जो है हमारा मेन एक ही ऑब्जेक्टिव है वो क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कमाना। और जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या, हाईएस्ट मार्केट वैल्यू होता है शेयर, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करता, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों को कंसीडर करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एडवांटेज में ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट को निकालना थोड़ा इजी है। दूसरा, इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड द प्रॉफिट। तीसरा, प्रॉफिट जो है वो मस्ट है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। प्रॉफिट एसेंशियल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। एंड ओनली प्रॉफिट मार्केटिंग फर्म कैन परस्यू सोशल ऑब्लिगेशन। ठीक है जी। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या, इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्या करता है, इग्नोर करता है। और जो टर्म प्रॉफिट अपने आप में क्या एक वेग है, वो क्लियर नहीं है। ये इग्नोर करता है टाइमिंग को, ये इग्नोर करता है सोशल एंड मोरल ऑब्लिगेशन को, और इट रिक्वायर इमीडिएट रिसोर्सेज। इसका जो नया वर्जन है वो है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग जो है वो फर्म के मार्केट वैल्यू को बढ़ाने की बात करेंगे। इसके एडवांटेज क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस करते हैं किस पे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे। दूसरा, ये रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को। ये रिकॉग्नाइज करते हैं टाइमिंग ऑफ द रिटर्न को। ये कंसीडर करते हैं शेयर होल्डर की रिटर्न को। डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी जो है वो क्लियर रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड द शेयर प्राइस, एंड इट कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। इसके बाद एक टर्म है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इसका मतलब क्या होता है, जब एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया, समस्या आ गई है। ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जब एक फर्म जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन का जो है वो टाइमली बेसिस पे पेमेंट ना कर पाए। मतलब बेसिकली अगर एक फर्म अपनी लायबिलिटी को टाइमली बेसिस पे पे नहीं कर पा रही है तो फर्म क्या फेस कर रही है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज ए सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे फर्म ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जहां पे फर्म की जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है आर नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है टू सेटिस्फाई करंट ऑब्लिगेशन। ठीक है ना। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। जैसे हाई फिक्स कॉस्ट है, या इलिक्विड एसेट है, या रेवेन्यू सेंसिटिविटी टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड द फर्म इज पोर। और फर्म को जब ये बोला जाता है, जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आएगा ना, तो फर्म को बोला जाता है कि आप अपनी इस कंडीशन को जो है वो क्या करो, सुधार करो। ठीक है। तो इसके लिए फर्म जो है वो कई सारे उपाय करती है, जैसे डिविडेंड डिडक्शन करती है। ठीक है। प्लांट क्लोजिंग, कोई प्लांट है उसको जो है वो क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। सीईओ जो है वो रिजाइन करके चले जाते हैं, ये सब चीजें। ठीक है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में लेड टू ए फर्म टू डिफॉल्ट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। जब फर्म फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को फेस करती है तो इसकी वजह से कई बार जो है वो क्या होता है, फर्म कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में भी फेल होती है, और उसकी वजह से जो है फर्म को फाइनेंशियल जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है। और जिससे जो है वो अब फर्म को जो है वो मुश्किल आएगी पैसे इकट्ठा करने में, और अगर पैसा मिलेगा तो वो बहुत ही हैवी जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो फर्म को फेस करनी पड़ती है। तो पहली बात तो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, जब एक फर्म, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक फर्म जो है, जब आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो आपके करंट ऑब्लिगेशन या करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने में जो है वो पूरे ना हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। दूसरा है एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। देखो एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है, हम लोगों ने जो है वो अपॉइंट किया हुआ है कंपनी के अंदर किसको, मैनेजर्स को। ध्यान देना, हमने अपॉइंट किया हुआ किसको, मैनेजर को। ओके। तो मैनेजर को जो भी डिसीजन लेना चाहिए तो शेयर होल्डर को ध्यान में रख के लेना चाहिए। लेकिन कई बार मैनेजर जो है जब कभी भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेता है ना, तो वो अपने जो हित हैं उनका ध्यान ज्यादा रखता है। मतलब वो क्या करेगा, शेयर होल्डर की नहीं सोचेगा, वो अपना सोचता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एजेंसी प्रॉब्लम। तो एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब जो है वो क्या हो गया, जब एक मैनेजर जो है, जब एक फाइनेंस मैनेजर या फिर कोई भी जनरल मैनेजर जो है वो अपने इंटरेस्ट को, अपने पर्सनल गोल को जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो उसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। और एजेंसी प्रॉब्लम के लिए जो है वो आती है एजेंसी कॉस्ट, क्योंकि अब हमको जो है वो क्या करना पड़ता है, सर्विलेंस में रखने पड़ते हैं किसको, मैनेजर को। ठीक है। उनके ऊपर थोड़ी अपनी नजर बना के रखनी होती है, जिससे हमारी एक कॉस्ट आती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एजेंसी कॉस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इन जनरल अगर बात करें तो मैनेजर शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। तो मैनेजर को जो है वो कैसे काम करना चाहिए, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में जो है वो काम करना चाहिए। हाउएवर इन रियलिटी, जबकि रियलिटी के अंदर कई बार मैनेजर कोशिश करते हैं तो मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल गोल लाइक सैलरी पर्क्स, मैनेजर जो है वो उनके ऊपर फोकस करते हैं। सो देयर इज ए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मैनेजर एंड द ओनर, जिसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। ठीक है ना। एजेंसी प्रॉब्लम एक चांस है कि मैनेजर मे प्लेस पर्सनल गोल अहेड ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब है कि एक ऐसा हो सकता है कि मैनेजर जो है वो अपने गोल को तवज्जो ज्यादा दे, किसके मुकाबले में, कंपनी के गोल के मुकाबले में या शेयर होल्डर के गोल के मुकाबले में। इसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। और एजेंसी प्रॉब्लम की वजह से जो है वो अराइज होती है कि एजेंसी कॉस्ट। तो एजेंसी कॉस्ट का मतलब जो है वो क्या होता है, एजेंसी कॉस्ट एक एडिशनल कॉस्ट है जो उठानी पड़ती है शेयर होल्डर को, तो मॉनिटर करने के लिए किसको, मैनेजर को, एंड कंट्रोल देयर बिहेवियर
ताकि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। तो एजेंसी प्रॉब्लम का परिणाम यह निकलेगा कि फर्म को जो एजेंसी कॉस्ट उठानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है रिस्क एंड रिटर्न। देखो पूरे फाइनेंशियल मेजर के मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो वो बात करते हैं हमेशा किसका, रिस्क रिटर्न का। जब कभी भी आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो वहां पे रिस्क एंड रिटर्न को हम लोग जो वो कंसीडर करते हैं। कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्ट में अगर रिस्क जो है वो ज्यादा है तो हम वहां पे क्या करेंगे, कम रिटर्न की डिमांड करेंगे, ज्यादा रिटर्न की। सर अगर रिस्क ज्यादा है तो हम रिटर्न जो है वो ज्यादा डिमांड करेंगे, और अगर रिस्क कम है तो हम कम रिटर्न पे भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो जब कभी भी कोई भी फाइनेंसिंग डिसीजन अगर आप लेते हो तो वहां पे आप रिस्क एंड रिटर्न की जो है वो बात करते हो। तो रिस्क रिटर्न जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका, फाइनेंस का। इनफैक्ट दे आर द फाउंडेशन। जो भी आपका मॉडर्न फाइनेंस थ्योरी है ना, तो उसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो क्या है आपका, रिस्क एंड रिटर्न। रिटर्न का मतलब जो है वो क्या होता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जिसको एचपीआर बोलते हैं। कि एक सिक्योरिटी जो है, मतलब अगर हम बात करते हैं कि एक सिक्योरिटी को अगर आपने होल्ड किया, 100 रुपए की कोई सिक्योरिटी ली, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड उसने आपको 10 रुपए का जो है वो क्या दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, और फिर आपने वो 100 रुपए की चीज को जो है वो 115 रुपए में बेच भी दिया, तो 5 रुपए तो आपका कैपिटल गेन हो गया और 10 रुपए आपको जो है वो करंट यील्ड होगी। तो टोटल जो कमाई हुई वो 15 रुपए हुई। तो इस 15 रुपए को बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलेंगे, रिटर्न। तो रिटर्न का मतलब जो है वो क्या होता है आपका, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो एचपीआर एक सिक्योरिटी को जितने समय तक हमने होल्ड किया उसको पूरे पीरियड में जो भी हमने रिटर्न कमाई है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एचपीआर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। रिटर्न के अंदर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका करंट यील्ड और एक आपका कैपिटल गेन यील्ड। करंट यील्ड का मतलब जो है वो क्या होता है, जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और कैपिटल गेन यील्ड के अंदर जो है वो क्या आएगा, जो द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, रिस्क का मतलब जो है वो क्या होता है, रिस्क ये रिलेटेड है किससे, वेरिएशन से। अगर मार्केट 1% से अगर क्या होती है, बढ़ती या कम होती है, तो उसका आपके सिक्योरिटी रिटर्न पे जो इंपैक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्क है। तो रिस्क के अंदर हम लोग जो वो वेरिएशन को जो है वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न से हमेशा, रिस्क एंड रिटर्न में हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रेड ऑफ। इसका मतलब हम रिस्क ज्यादा तभी उठाएंगे जब ज्यादा रिस्क को कंपनसेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिले। एज यू नो, डिबेंचर पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां पे रिस्क जो है वो क्या कम होता है, तो हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी जो है वो क्या कर लेंगे, गुजारा कर लेते हैं। लेकिन इक्विटी जो है वहां पे कोई आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। इक्विटी में जो है वो रिस्क अपना क्या ज्यादा होता है, तो वहां पे हम डिमांड जो है वो भी क्या करते हैं, ज्यादा। तभी बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट जो हमेशा कम होती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो लिखा हुआ है बट इक्विटी शेयर पर फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। ठीक है, और रिस्क यहां पे क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे जो अनसर्टेनिटी क्या है, ज्यादा है। इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट जो हमेशा कम है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या ज्यादा है। इससे बिकॉज इक्विटी में इन कंपैरिजन टू डेट ज्यादा रिस्क होता है। ओके, तो ये था रिस्क एंड रिटर्न का, जिसके अंदर हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि भाई फॉर्म जो है उसको क्या करना चाहिए, जब कभी भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन अगर हम लेते हैं तो हम रिस्क रिटर्न को जो है वो हमेशा क्या चाहते हैं, उसमें ट्रेड ऑफ करना चाहते हैं। और ट्रेड ऑफ का बेसिक मतलब जो है वो क्या होता है कि हम रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं और अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। ध्यान देना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। ओके, अब डिसीजन में जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया। जब हम इन डिसीजन को लेते हैं तो इनमें हम लोग जो है वो लीगल या प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट इनको भी जो है क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और ये जो डिसीजन है इनका इंपैक्ट पड़ता है किस पे, रिस्क एंड रिटर्न पे, और इनका इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा किस पे, वैल्यू ऑफ द फर्म पे। ठीक है ना, तो ध्यान देना, फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग जो है वो फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करने की काम करेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए हम लोगों को लेने पड़ेंगे कुछ डिसीजन। जो भी हम डिसीजन लेंगे तो उन डिसीजन को लेते हुए हम लोग जो है वो रिस्क और रिटर्न को जो क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और ये जितने भी डिसीजन है इन सभी डिसीजन का डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, अपने वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर। ठीक है जी, इसके बाद था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने इसको भी कवर किया था। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम क्यों पढ़ते हैं, आपको मैंने बताया कि आज अगर आपको कोई 100 रुपए दे रहा है और अगर कोई पर्सन बोलता है कि 1 साल बाद आपको 100 रुपए दूंगा, तो क्या आज के 100 रुपए और 1 साल बाद के 100 रुपए क्या दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि महंगाई की वजह से जो सामान हम आज 100 रुपए में ले सकते हैं, मान लो ये पेन आज 100 रुपए का है, ओके, लेकिन 1 साल के बाद में ये पेन की वैल्यू 120 हो जाएगी। तो आज अगर 100 रुपए का ये पेन है तो मैं 100 रुपए में ही ले सकता हूं, कल को जो मेरे को 100 रुपए मिलेंगे क्या उसमें ये पेन ले सकता हूं क्या, नहीं। ड्यू टू इन्फ्लेशन जो है इस पेन के प्राइसेस जो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए यहां पे कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर बात करें तो हमने यहां पे पढ़ा था, 2 तरह से हम इसको जो लेके चलते हैं। एक होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक, एक है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग टेक्निक में हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालने का काम करते हैं, और डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम लोग फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मनी की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो ये, इसको हमने क्यों पढ़ना है। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि आज के जो 100 रुपए हैं वो 1 साल बाद के 100 रुपए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण। दैट्स व्हाई वी स्टडी द कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है कि जब हम अलग अलग अल्टरनेटिव जो हम देखते हैं ना, तो उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट को अपने को सिलेक्ट करना है। तो जब हम अल्टरनेटिव का
एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमेशा कंसीडर करके चलते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देखा था फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो है वो अपने को पैसे कैसे कैसे मिल रहे हैं, 800, 500, 100, 100। दूसरे ऑप्शन में 100, 100, 500 और 800। और तीसरे ऑप्शन में पहले साल ही मिल जाएंगे 1200, फिर 200 और फिर 100। तो तीनों में हमने ये देखा सबसे बढ़िया जो है वो कौन सा है, तो सबसे बढ़िया जो थर्ड था अपना। चाहे अल्टीमेटली जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, तो वो मतलब चाहे अल्टीमेटली जो है पैसा आपको 500 मिल जाता तीनों कॉन्सेप्ट में, तीनों प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन जो प्रोजेक्ट थर्ड है वो अपने लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले साल जो है मेजोरिटी क्या हो गई है, रिकवरी हो गई है, ठीक है ना। तो आज जो मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है किसके किसके मुकाबले में, जो अपने को एक साल के बाद में मिलेगा। ओके, तो टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी जो है वो क्यों होता है, टाइम प्रेफरेंस या टाइम वैल्यू का मतलब जो है वो क्या होता है, द प्रेफरेंस ऑफ द करंट मनी। यहां पे हम लोग जो है वो प्रेफर करते हैं किसको, करंट मनी को एज कंपेयर टू द फ्यूचर मनी, ठीक है ना। अब इसके जो कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो सेवरल रीजन है हम क्यों पढ़ते हैं टीवीएम को। तो सबसे पहला फ्यूचर अनसर्टेन है, आज का पैसा वो तो सर्टेन है लेकिन एक साल बाद क्या सिचुएशन होगी वो सर्टेनिटी नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंजम्पशन के ऊपर जो हमारा मेन फोकस क्या होता है, प्रेजेंट कंजम्पशन। अगर आज ही पैसा मिल जाएगा तो आज हम उसको यूज कर सकते हैं, एक साल बाद मिलेगा तो उस पैसे को हम एक साल बाद ही यूज कर सकते हैं। तीसरा री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आज मिल जाएगा पैसा तो उसको हम री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कहीं पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इस जब हम टीवीएम को पढ़ते हैं तो उसके दो टेक्निक है, एक है कंपाउंडिंग, एक है डिस्काउंटिंग। सबसे पहले कंपाउंडिंग टेक्निक, बस ये बात ध्यान रखना कंपाउंडिंग टेक्निक के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर फ्यूचर वैल्यू निकालने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर जो फ्यूचर पे जाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू हमेशा जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के मुकाबले क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। अब इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, फॉर्मूला ये है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू में 1 + r⁻n, ठीक है। ये देख लेना एक बार, इसको मैंने आपको पूरा करवाया था, ये ढंग से देख लेना। दूसरा फ्यूचर वैल्यू के बेस पे जब प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू अपने को दे रखी है उसके बेस पर प्रेजेंट वैल्यू निकालने का काम करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू से जब प्रेजेंट वैल्यू पे आएंगे तो वैल्यू हमेशा जो है वो क्या होगी, होती है, कम होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है डिस्काउंट टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 + r⁻n। तो यहां पे डिवीजन करते हैं और ऊपर जो कंपाउंडिंग टेक्निक है वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। और यहां पे आपको मैंने बताया दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, एक है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेस पर और एक है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेस पर। वो थोड़ा देख लेना, एक बार प्रैक्टिकल भी करवाया था आपको, ठीक है। इसके बाद अगला जो चैप्टर था, ये फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया जिसमें 3 कॉन्सेप्ट, एक था बेसिक का, एक था आपका रिस्क एंड रिटर्न का और एक था अपना किसका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। जो दूसरा आपका चैप्टर था वो है आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। तो हम लोग ये इसमें हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब कभी हम डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंस, ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि पैसा अपने को सबसे जो मेन डिसीजन है वो क्या होता है, वो है एक्विजिशन ऑफ फंड, कि पैसा इकट्ठा कहां से करें, ठीक है ना। अगर आपको ये पता लग गया कि आपको कितना पैसा चाहिए, अब क्वेश्चन ये है कि वो पैसे को इकट्ठा कहां से करना है, ठीक है। तो इकट्ठा करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट क्या सोर्सेज अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म सोर्स अवेलेबल है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म सोर्स क्या है, अवेलेबल है, ओके। अब यहां पे एक फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि कितना पैसा लॉन्ग टर्म से लिए, कितना पैसा शॉर्ट टर्म। लेकिन उस डिसीजन के लिए पहले अपने को ये देखना पड़ेगा भाई सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। और हर सोर्स से अगर आप पैसा लोगे तो हर सोर्स की अपनी इंडिविजुअल क्या होती है, कॉस्ट। जैसे अगर आप डेट से पैसा लोगे तो डेट की अपनी कॉस्ट होती है जिसको बोलते हैं केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। अगर आप इक्विटी से पैसा लोगे तो उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आप रिटेन अर्निंग से पैसा लोगे उसकी अपनी कॉस्ट है जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। और अगर आप जो है वो प्रेफरेंस से पैसा लोगे तो उसकी कॉस्ट है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ओके। और ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको केओ से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा था, देखो कि पैसा इकट्ठा करने के लिए कई सारे सोर्स आपके पास में अवेलेबल है, ओके। डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहां पे कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा दो जगह से लेते हैं, या तो लेंगे डेट से इक्विटी, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहला है आपका क्लेम ऑन प्रॉफिट एंड एसेट, तो डेट के ऊपर फिक्स क्लेम होता है जबकि इक्विटी पे रेसिडुअल क्लेम है। दूसरा टैक्स ट्रीटमेंट, तो डेट से अगर आप पैसे लेते हो तो वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इक्विटी में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तीसरा प्रायोरिटी, डेट को पैसा पहले देना और इक्विटी को बाद में। मैच्योरिटी पे भी पहले पैसा डेट को देना होता है और इक्विटी को बाद में। और जो मैच्योरिटी लाइफ है वो डेट की तो सर्टेन होती है लेकिन इक्विटी की नहीं होती। एंड वॉइस इन मैनेजमेंट, तो डेट का जो है वो मैनेजमेंट में कोई भी जो है वो रोल नहीं होता, लेकिन इक्विटी का डायरेक्ट रोल होता है किसमें, मैनेजमेंट में। इक्विटी शेयर कैपिटल के जो शेयर होल्डर के राइट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इनको एक तो वोटिंग राइट होता है, दूसरा इनके पास राइट होता है टू सेल और ट्रांसफर द इक्विटी शेयर, तीसरा इनका रेसिडुअल राइट होता है किस पे, एसेट पे। कल को अगर कंपनी दिवाली होती है, सबका पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो सब किसका होगा, शेयर होल्डर का। तीसरा इनका प्री एम्प्टिव राइट होता है। प्री एम्प्टिव राइट का मतलब ये है कि जब कभी भी कंपनी कोई नए शेयर को इशू करेगी तो उससे पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो है वो क्या करेगी, पहले ऑप्शन देती है कि भाई हम नए शेयर इशू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इसको परचेज कर लो। अगर वो ले लेते हैं तो उनको बोला जाता है क्या, राइट शेयर,
और फिर राइट टू रिसीव द एनुअल रिपोर्ट। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अगर बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो है जिसको इक्विटी के मुकाबले में दो प्रेफरेंस होती है। क्या क्या प्रेफरेंस होती है? एक तो ये कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जब कंपनी बंद हो रही है तो इसको इक्विटी से पहले पैसे मिलेंगे। और दूसरा इसको जो प्रेफरेंस है वो ये होती है कि जब कभी भी कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगी तो इक्विटी से पहले इसको जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर एक हमने पढ़ा वारंट बेसिकली जो वो ऑप्शन होते हैं जिसके अंदर आज कंपनी वारंट इशू करती है, ओके, और वारंट होल्डर को एक ऑप्शन देती है कि 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जितने भी साल का वारंट है कि उसके बाद आपको जो है इस वारंट में जो वो लिखा हुआ है क्या बोलते हैं जितने नंबर ऑफ शेयर लिख रखे हैं वो आपको जो है वो उसमें ये आपका वारंट जो है वो क्या हो जाएगा कर मतलब शेयर वारंट के बदले में आपको क्या मिल जाएंगे? शेयर मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या वारंट। तो अगर कोई कंपनी करंट के अंदर अपने डेट इक्विटी रेशियो को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती तो कंपनी आज पैसे इकट्ठा करने के लिए वारंट इशू कर देती है, ठीक है। इसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट के टाइप सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड वो है जिसके एवज में कोई ना कोई सिक्योरिटी हमने गिरवी के तौर पे रख रखी है और अनसिक्योर्ड के अंदर कोई सिक्योरिटी गिरवी के तौर पे नहीं रख रखी। कन्वर्टेबल वो है जिसको हम कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर तो जीरो इंटरेस्ट फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये एक ऐसे डिबेंचर है जिसका कंपल्सरी जो है वो क्या होगा अगर इसको कंपल्सरी कन्वर्ट करेंगे किसमें? इक्विटी शेयर के अंदर एट द एक्सपायरी ऑफ द गिवन पीरियड, और ये पीरियड 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और इनके ऊपर कोई भी ब्याज जो है वो भुगतान नहीं होता। फिर एसपीएन सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स होते हैं, इसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं यहाँ पे कंपनी जो है एसपीएन जब इशू करती है तो उसके ऊपर कोई भी ब्याज जो है वो नहीं पे करती और यहाँ पे कंपनी जो है वो उनको रिडीम करेगी। जब रिडम्पशन करती है तो उसके अंदर ही जो है वो मतलब इक्वल मान लो रिडम्पशन अगर किया तो उसी रिडम्पशन वैल्यू के अंदर कंपनी जो है वो इनकम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। फिर डीप डिस्काउंट बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं जिसको हम हैवी डिस्काउंट के ऊपर जो क्या करते हैं? इशू करते हैं, ठीक है। डीडीबी इसको जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी बोलते हैं बट इट इज नॉट कन्वर्टेबल, इट इज गोट ए फेस वैल्यू बट द इशू प्राइस जो है डीप डिस्काउंट बॉन्ड का वो क्या होता है? वो होती है डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी के अंदर क्या होता है जब एक फर्म जो है वो क्या अपने प्राइवेट लोगों से पैसे इकट्ठा करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइवेट इक्विटी। तो प्राइवेट इक्विटी रेफर टू द कंट्रीब्यूट करना इन इक्विटी ऑफ द कंपनी ऑन प्राइवेट बेसिस। तो ब्रॉडर सेंस में अगर बात करते हैं तो प्राइवेट इक्विटी का मतलब होता है इन्वेस्ट करना इन ए कंपनी इन ए वे दैट द इक्विटी इज नॉट ट्रांसफरेबल और ट्रेडेबल इन द मार्केट, ठीक है। तो जो प्राइवेट इक्विटी के तौर पे आपने जो पैसा कंपनी को दिया तो उससे और कंपनी ने उसके बदले में शेयर दे दिए तो इन शेयर की जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती। ये बात ध्यान रखना कि प्राइवेट इक्विटी की जो है वो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी और डेट के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहला ये है कंपनी को अगर प्राइवेट इक्विटी के तौर पे पैसा मिलता है तो कंपनी को वो पैसा मिलता है मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए, जबकि डेट का पैसा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। प्राइवेट इक्विटी जो है वो कमिटेड होती है अंटिल एग्जिट, तो जब तक एग्जिट नहीं होता तब तक प्राइवेट इक्विटी जो फर्म के अंदर बने रहेंगे, जबकि जो डेट वाले होते हैं तो उनका एक टाइम पीरियड होता है और एक टाइम के बाद में उनको मैच्योर करना ही करना पड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी आपको फ्लेक्सिबल कैपिटल जो है वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा प्राइवेट इक्विटी जो है वो गुड है किसके लिए? कैश फ्लो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर अगर मान लो कंपनी को अच्छा कैश फ्लो नहीं हो रहे हैं तो कंपनी प्राइवेट इक्विटी से पैसे इकट्ठा कर ले, क्योंकि अगर आपने डेट से पैसे इकट्ठा किया तो आपको उस पर रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दूसरा अगर बिजनेस ग्रोथ है, ठीक है, तो प्राइवेट इक्विटी की जो रिटर्न है वो डिपेंड करती है किस पे? ग्रोथ पे। अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन डेट की जो रिटर्न होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। इसके बाद एग्जिट रूट, मतलब अगर कल को आपने जो है वो प्राइवेट इक्विटी के तौर पे किसी को पैसा दे दिया तो आप अब उस पैसे को रिडीम कैसे करवा सकते हो? तो एग्जिट कैसे करवा सकते हैं? सेलिंग द शेयर टू द अनदर प्राइवेट इक्विटी, या सेलिंग द शेयर बैक टू द मैनेजमेंट, या आप ओपन मार्केट में उन शेयर को बेच सकते हो, या मर्जर ऑफ द कंपनी। इसके बाद फॉरेन कैपिटल, एक कंपनी जो है इंडिया की कोई कंपनी बाहर से भी पैसे इकट्ठा कर सकती है, उसके लिए भी कई सारे सोर्सेज होते हैं उसके पास में। सबसे पहले जो है वो था एफडीआई, जिसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे? बाहर के पर्सन को बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी के अंदर क्या करो? पैसा इन्वेस्ट करो। तो बाहर का पर्सन अगर अपनी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, मतलब 10% से ज्यादा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या? एफडीआई। एक ये तरीका भी एफडीआई के तौर पर भी आप पैसे इकट्ठा कर सकते हो। दूसरा था एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसके अंदर एक कंपनी के मतलब बाहर के लोग अपनी कंपनी के शेयर को जो है वो क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। उसकी वैल्यू जनरली 10% से क्या रहती है? कम रहेगी, ठीक है। अब अपने इंडिया के अंदर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक बोर्ड था, इसका नाम था एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। बाद में इसको जो है वो इसको कौन सा डीपी आईआईटी चलाता था और 2017 में इसको जो है वो क्या कर दिया? एबोलिश कर दिया और कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है वो एफडीआई अप्रूवल का जो राइट क्या कर दिया? सौंप दिया है, ठीक है। फिर यूरो इशू, बाहर से पैसे इकट्ठे करने को बोलते हैं हम लोग क्या? यूरो इशू। यूरो इशू के लिए हम लोग जो है वो देखते हैं, एक होता है एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। इसके अंदर एक कंपनी जो है वो क्या करेगी? बॉन्ड को इशू करेगी और उन बॉन्ड को जो है कुछ समय के बाद में उसी कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। एक होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? कंपनी आज के डेट में बॉन्ड इशू करेगी और कुछ समय के बाद में ये जो बॉन्ड होल्डर है इनके बॉन्ड को जो है उस
एक उसके बॉन्ड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इक्विटी शेयर उसी कंपनी के नहीं बल्कि ग्रुप कंपनीज के। और एक होता है डीआर, डीआर का मतलब होता है डिपॉजिटरी रिसीट। इसके अंदर बेसिकली आएगा आपका एडीआर, जीडीआर, ये सब चीजें इसके अंदर जो है क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो अगर एक कंपनी जो है वो इक्विटी के तौर पर पैसे इकट्ठा करना चाहती है तो कंपनी इशू करती है किसको, डिपॉजिटरी रिसीट को। तो अगर इंडियन कंपनी अमेरिका से पैसे इकट्ठा करना चाहती है इक्विटी के तौर पर, तो इंडियन कंपनी इशू करेगी इसको, एडीआर को, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को। और अगर इंडियन कंपनी जो है वो अमेरिका के अलावा कहीं से पैसे इकट्ठा करना शुरू चाहती है तो इंडियन कंपनी इशू करती है किसको, जीडीआर को। ठीक है, इसके बाद ये सब पढ़ लेना भाई, मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया था, कभी ऐसा मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना, तो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा, लेकिन जब आपको क्लासेस हमने करी तो लाइन टू लाइन हमने पढ़ा था, ठीक है ना, तो आप पढ़ लेना एक बार तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है ईसीबी। ईसीबी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इट इज होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर बाहर के जो एनआरआई लोग हैं, अगर वो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो क्या करते हैं, कोई लोन के तौर पे पैसा उधार जो है वो देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ईसीबी। तो ईसीबी इज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, दे आर द लोन इन इंडिया मेड बाय द नॉन रेसिडेंट लेंडर इन फॉरेन करेंसी टू इंडियन बोरोवर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, स्वैप के अंदर हमने ये देखा, यहाँ पे दो पार्टी होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को जो आपस में क्या करती है, एक्सचेंज करती है, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, स्वैप। स्वैप जो है वो टेलर मेड होते हैं, ठीक है, और ये दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेट। और स्वैप जो है वो दो तरीके के, एक करेंसी स्वैप और एक था अपना कौन सा, इंटरेस्ट रेट स्वैप। करेंसी स्वैप के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि मेरी ऑब्लिगेशन जो है वो डॉलर में और आपकी ऑब्लिगेशन जो है वो रुपीज में है, तो हम आपस में जो क्या करेंगे, डॉलर ऑब्लिगेशन रुपीज ऑब्लिगेशन को आपस में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, करेंसी स्वैप। एक है इंटरेस्ट रेट स्वैप। मान लो मेरे को पेमेंट करनी है फिक्स इंटरेस्ट रेट से और आपको पेमेंट करनी है फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट से। मैं चाहता हूं फ्लेक्सिबल से पेमेंट करना, आप चाहते हो फिक्स से, तो हम आपस में अगर अपनी जो इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशन है, जो इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन, अगर हम उसको आपस में क्या करते हैं, स्वैप कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, इसके बाद एक था लाइबर। लाइबर का मतलब होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चलता है वो होता है लाइबर या माइबर। माइबर का मतलब है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लाइबर का मतलब क्या है, लंदन के अंदर जो भी बैंक है वो एक बैंक दूसरे बैंक को जिस रेट के ऊपर पैसा उधार देता है उसको बोलता है लाइबर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। और माइबर का मतलब है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इसका मतलब ये होता है मुंबई के अंदर दो कमर्शियल बैंक आपस में एक दूसरे को जिस रेट पे लोन देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइबर। ठीक है, इसके बाद कुछ खास बातें और भी है। जनरली ये एक्सेल नोट्स हैं, ये आपको एप्लीकेशन के ऊपर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखो, फाइनेंशियल नीड एंड सोर्स ऑफ बिजनेस की अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल नीड तीन तरीके से हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब जो है वो क्या, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 5 से 10 साल। अगर एक कंपनी को 5 से 10 साल से ज्यादा के लिए अगर पैसा चाहिए तो उसको वो जनरली हम ट्रीट करेंगे लॉन्ग टर्म। 1 से 5 साल के लिए तो उसको क्या मानेंगे, मीडियम टर्म। और 1 साल से कम के लिए अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो वो क्या है जी, आपका शॉर्ट टर्म। ठीक है, जब कभी भी आप मार्केटेबल सिक्योरिटी की अगर सिलेक्शन की बात करते हो, पैसा अगर आपने इकट्ठा करना है तो आप 3 फैक्टर को ध्यान में रखते हो, एक है सेफ्टी, एक है मैच्योरिटी और एक क्या, मार्केटेबिलिटी। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें, सोर्सेज की बात करें, अर्ली स्टेज के ऊपर जो है नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होता है, अनसर्टेन होता है। तो उस केस में आपको पैसा लेना चाहिए कहां से, इक्विटी से, और मेनली जो है वो कहां से, एंजल फंड से। ठीक है, ग्रोथ स्टेज के अंदर जो है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होता है, जनरली मॉडरेट से लो अनसर्टेनिटी वाला, तो उस टाइम पे आप डेट से भी पैसे इकट्ठा कर सकते हो। और स्टेबल स्टेज के ऊपर हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है वो कैसा होता है, लो अनसर्टेनिटी, मतलब हम स्टेबल हो जाते हैं, तो वहां पे आप जो ओनली डेट से भी पैसे इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि डेट एक तो चीपर सोर्स है और दूसरा अब हमको पता है हम इतना तो कमा लेंगे कि डेट का भुगतान कर देंगे। इसके बाद है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें अकॉर्डिंग टू पीरियड, पीरियड के हिसाब से तो आपका 3 तरीके का है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप 2 तरीके का है, या तो ओनर फंड या फिर बोर्ड फंड। और अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ जनरेशन ये 2 तरीके से, या तो इंटरनली जनरेट होगा जैसे रिटेंड अर्निंग से पैसा ले लिया, और या फिर क्या होगा, एक्सटर्नली जनरेटेड जैसे डेट या इक्विटी के तौर पे पैसे इकट्ठा कर लिया। ठीक है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के सोर्स उतार के एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, इसके बाद है आपका बॉन्ड। बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो बॉन्ड भी जैसे डिबेंचर जैसे होता है, तो बॉन्ड ये फिक्स इनकम सिक्योरिटी है विच इज क्रिएटेड, जिसको क्रिएट किया जाता है पैसे इकट्ठा करने के लिए। बॉन्ड कैन बी रेज थ्रू पब्लिक इशू एंड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। बॉन्ड को 3 तरीके से हम पढ़ते हैं, एक होता है मसाला बॉन्ड, एक है म्युनिसिपल बॉन्ड और एक है कौन सा, गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड। मसाला बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो मसाला बॉन्ड क्या होता है, मसाला बॉन्ड इज एन इंडियन नेम है यूज फॉर द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जो इंडियन कॉर्पोरेट बोरोवर जो है वो सेल करते हैं किसको, इन्वेस्टर को इन दी ओवरसीज मार्केट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मसाला बॉन्ड। ठीक है, तो मसाला बॉन्ड जिसको स्पाइस बॉन्ड भी बोलते हैं, ये एक इंडियन नेम है जिसको यूज कहता है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो इंडियन कॉर्पोरेट बोरोवर वो बेचते हैं किसको, ओवरसीज मार्केट में। तो इंडिया की कोई कंपनी मान लो रिलायंस, उसको अगर बॉन्ड के तौर पे उसको अगर पैसा चाहिए, ठीक है, तो इंडियन कंपनी जो है वो मसाला बॉन्ड इशू कर सकते हैं विदेशी लोगों को। ठीक है ना, इसके अलावा ये जो बॉन्ड है वो इशू किया है आउटसाइड इंडिया, और इसका जो डिनोमिनेशन होता है वो किसमें होता है, इंडियन रूपी में। एक है म्युनिसिपल बॉन्ड, ये बेसिकली जो म्युनिसिपल बॉन्ड है
ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो क्या करती है, इशू करती है, ठीक है ना, फाइनेंस करने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने या जो भी म्युनिसिपल बॉडी है, अगर उसने जो है वो अपने शहर के अंदर क्या करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है या शहर के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो वो क्या करेगी, इन बॉन्ड को इशू करके पैसे इकट्ठा करती है। एक है गवर्नमेंट या फिर ट्रेजरी बॉन्ड, जिसको जनरली ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करवाती है, किसके, आरबीआई के थ्रू, ठीक है। एक वर्ड होता है ब्रिज फाइनेंसिंग। ये क्या होता है, देखो आपको पैसा चाहिए 10 साल के लिए, ठीक है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए जो हम बैंक से पैसा ले लेते हैं, ठीक है, जो एक ब्रिज का काम करेगा, अगर गैप आ गया कभी, ठीक है ना, तो उस गैप को भरपाई के लिए हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो बैंक से ले लेंगे लोन के तौर पे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रिज फाइनेंसिंग। तो ब्रिज फाइनेंसिंग रेफर टू द लोन, जो हमने लोन लिया टेकन बाय ए कंपनी नॉर्मली फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर ए शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि एक जो गैप आ गया उस गैप को भर सके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। तो दोबारा एक बार पढ़ लो, ब्रिज फाइनेंस रेफर टू द लोन टेकन बाय ए कंपनी फॉर नॉर्मली फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर ए शॉर्ट पीरियड बिकॉज ऑफ पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लोन सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक शॉर्ट नेचर का होता है, बट सिंस इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन द फैसिलिटेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन। तो अगर मान लो अभी आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना है, मान लो 10 साल के लिए, ओके, या 15 साल के लिए, लेकिन उसको सैंक्शन करवाने में भी टाइम है, तो एक बार शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा एक गैप आ गया, उस नीड को पूरा करने के लिए हम लोग जो है वो ब्रिज फाइनेंसिंग करवाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए एक लोन ले लेते हैं। इसके बाद वेंचर कैपिटल जो है वो क्या होता है, जब हम कोई नए न्यू हाई रिस्क की वेंचर के अंदर अगर अपने को पैसा लगाना होता है, ठीक है, तो जनरली बैंक तो उसके लिए फाइनेंस करेगा नहीं, और ना ही इक्विटी के तौर पे कोई पर्सन जो है वो पेमेंट करेगा। तो वहां पे जो है वो आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो क्या करते हैं, नए नए जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, तो नए नए जो वेंचर ओपन हो रहे हैं, तो उनके अंदर ये पैसा लगाने का काम करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कहता है जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग होते हैं उसकी जनरली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला बेसिकली इक्विटी फाइनेंस, जो भी पैसा मिलेगा नई कंपनी को कैसा, इक्विटी के तौर पे मिलेगा। दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, एंड तीसरा अपार्ट फ्रॉम फंड अदर सपोर्ट भी मिलती है, जैसे सेल्स स्ट्रेटजी हो गया, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज हो गया, एक्सेट्रा। इस कॉमन मेथड जो है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का वो क्या, इक्विटी के तौर पर पैसा लेना, या कंडीशन लोन लेना, या इनकम नोट, या फिर पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर। किन किन फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट बिफोर फाइनेंसिंग। अगर आप किसी वेंचर कैपिटल में पैसा लगाओगे तो आप कौन कौन से फैक्टर को पहले ध्यान में रखोगे। सबसे पहला लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, की कंपनी चलाने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हम चेक करते हैं। दूसरा लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन द प्रोडक्शन, नेचर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, कंपटीशन कैसा है, रिस्क बोर्न बाय द एंटरप्रेन्योर, एग्जिट रूट क्या रहेगा, बोर्ड में मेंबरशिप हमारी क्या रहेगी, ये सब चीजें हम लोग जो है कंसीडर करते हैं। तभी इनको कंसीडर करके हम लोग जो है वो वेंचर कैपिटल के अंदर पैसा फाइनेंस करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है वो हम लेके चलते हैं किसको, ट्रेड क्रेडिट, या फिर एक्रूड एक्सपेंस हो गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ये सब जो है वो पार्ट है किसका, आपके सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, ठीक है। अच्छा, ये कमर्शियल पेपर जो कंपनी इशू करती है ना, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो ही आप सीपी इशू कर सकते हो। सबसे पहला नेट टेंजिबल नेटवर्थ जो है कंपनी की वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल जो है वो आपकी 5 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो भी कंपनी सीपी को इशू करिए, कमर्शियल पेपर को इशू करिए, तो वो अपने जो है वो जो भी रेटिंग एजेंसी है वहां से क्या करवाएगी, नेसेसरी क्रेडिट रेटिंग करवाएगी। तीसरा जो करंट रेशियो है वो आपका कम से कम जो है वो कितना होना चाहिए, 1.33:1 होना चाहिए। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी देयर इज नो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट बट फॉर द कंपनी अदर देन पब्लिक सेक्टर द सेम शुड बी लिस्टेड ऑन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, कि आपकी कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। और जितने भी इशू एक्सपेंस है शैल बी बोर्न बाय द कंपनी इशूइंग द कमर्शियल पेपर। इसके अलावा सीड कैपिटल फाइनेंस है वो क्या होता है, कई बार जो अपना आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता है, जो नए नए लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको शुरुआत में पैसे की जरूरत है, तो उनको पैसा प्रोवाइड करने के लिए आईडीबीआई जो है वो क्या करता है, सीड कैपिटल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो सीड कैपिटल असिस्टेंस हैज बीन डिजाइन बाय आईडीबीआई फॉर प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर। तो जो क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर है, जिनको पैसा मिल सकता है, तो उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए आईडीबीआई जो है वो क्या करता है, सीड कैपिटल फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करवाता है, जिसमें वो क्या करेगा, बैंकों को पैसा देगा और बैंक उन एंटरप्रेन्योर्स को पैसा लोन के तौर पे प्रोवाइड करवा देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीड फाइनेंसिंग। इसके अलावा है कंटेम्प्रेरी सोर्स ऑफ फंडिंग। आज की डेट में जो नए नए जो सोर्सेज चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या, जब हम इंटरनेट के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं, नए बिजनेस अपने को चलाना है और नए बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, और उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए जब हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, ठीक है ना, और ग्रुप ऑफ पीपल से पैसे इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग 3 तरीके की है, एक होती है इक्विटी फंडिंग, जिसमें हम लोग अपने ग्रुप से जो है इक्विटी पैसे इकट्ठा करेंगे, उनको इक्विटी शेयर दे देंगे। एक होती है P2P लेंडिंग, इसके अंदर हम जो है वो ग्रुप से पैसे इकट्ठा करेंगे और ये इसको लोन की तरह ट्रीट करेंगे। और एक नथिंग एट ऑल, इसको बोलते हैं डोनेशन। ग्रुप वाले हमको पैसा दे देंगे और बदले में वो हमसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, ना तो वो हमसे इक्विटी लेंगे ना ही हमसे ब्याज लेंगे, मतलब फ्री में पैसा दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो इक्विटी फंडिंग के अंदर जो है वो क्या होगा, इक्विटी क्राउड फंडिंग एक मैकेनिज्म है जहां पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है मनी इन दी ऑर्गेनाइजेशन और उसके बदले में रिसीव करता है सिक्योरिटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न, उसको बोलते हैं इक्विटी फंडिंग। पीयर टू पीयर P2P लेंडिंग के अंदर जो है हम क्या करते हैं, यहां पे जो
ग्रुप के लोग हैं वो कंपनी को पैसा प्रोवाइड करेंगे, और जो पैसा प्रोवाइड करेंगे वो लोन के तौर पे होगा, और लेकिन ये लोन कैसा होगा, अनसिक्योर्ड होगा, ठीक है। और फिर डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, इसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, हम मतलब ग्रुप के लोग जो है वो क्या करेंगे, पैसा डोनेट कर देंगे, और बदले में ना तो वो इक्विटी लेंगे और ना ही वो उसको लोन ट्रीट करेंगे। अच्छा, स्टार्टअप फंडिंग जो है वो क्या होता है, जब आपने कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप पैसा जो इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं स्टार्टअप फंडिंग। ये भी 3 तरीके की होगी। ये 3 तरीके जो है वो क्या, या तो ये होगी इक्विटी फंडिंग, या होगी P2P फंडिंग, और या फिर ये होगी क्या, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। एक होता है यंकी बॉन्ड। यंकी बॉन्ड जो है वो क्या होता है, जब हम यूएसए के अंदर जो है वो बॉन्ड इशू करते हैं यूएस डॉलर में, ठीक है, उसको बोलते हैं यंकी बॉन्ड। तो यंकी बॉन्ड आर डिनोमिनेटेड इन दी यूएस डॉलर, ठीक है ना। एक होता है समुराई बॉन्ड, जो जिसको हम इशू करते हैं कहां पे, जापान में। तो जापान के अंदर अगर आपने जो है वो कोई बॉन्ड इशू किया उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, समुराई बॉन्ड, ठीक है ना। और यंकी बॉन्ड वो है जिसको हमने इशू किया कहां पे, यूएस के अंदर। इनको इशू किया जाएगा बाय द नॉन यूएस बैंक या कोई नॉन यूएस कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर थर्ड जो है वो आपका लीज फाइनेंसिंग का। चैप्टर 3 की अगर हमने बात करें तो हमने देखा कि इसको 2 पार्ट में 2 तरीके से हमने पढ़ा था। एक था इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और एक था इसका प्रैक्टिकल में तो ये देखते हैं कि लेसर और लेसी जब कभी भी डिसाइड करेंगे कि मतलब लेसर ये देखता है कि एसेट को खरीद के और उसको लीज पे देना बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, तो वहां पे वो कैपिटल बेसिस डिसीजन की बात करेगा। और लेसी फिर ये डिसाइड करता है कि एसेट को खरीदना सही रहेगा या एसेट को रेंट पे लेना सही रहेगा, लीज पे लेना सही रहेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है पहले उसको कवर करते हैं। लीजिंग की अगर बात करते हैं तो लीजिंग क्या, लीजिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टी के बीच में, एक पार्टी लेसर और एक पार्टी है लेसी। लेसर जो है उसको बोलते हैं ओनर ऑफ द एसेट, लेसी को बोलते हैं हम लोग क्या, यूजर ऑफ द एसेट। यहाँ पे लेसर जो है वो क्या करेगा, अपनी एसेट जो है वो यूज करने के लिए देगा किसको, लेसी को, और लेसी बदले में जो है वो क्या करेगा, लीज रेंट का पेमेंट करेगा। टाइप ऑफ लीज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक है बाइपर्टाइट, एक है ट्राइपर्टाइट। बाइपर्टाइट लीज के अंदर 2 तरह की 2 पार्टी होती है, एक होता है लेसर और एक है क्या, लेसी। और ट्राइपर्टाइट के अंदर जो है वो 3 पार्टी होंगे, एक होगा लेसर, एक होगा लेसी और एक होगा कौन, इक्विपमेंट सप्लायर। लीजिंग डिसीजन की अगर बात करते हैं तो इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो लेसी तो ये देखता है कि एसेट को खरीदना ठीक रहेगा या लीज पे लेना ठीक रहेगा। तो जहां पे उसका कैश आउटफ्लो कम आएगा, अगर खरीद रहा हूं एसेट पड़ गई 1 लाख की, और अगर लीज पे लूंगा तो मेरी एसेट की वैल्यू पड़ेगी, मान लो मेरे को लीज का जो खर्चा आएगा वो आएगा मान लो मेरे को 70,000, तो बेटर क्या है, बेटर उसको लीज पे ले लो, ठीक है ना। तो लेसी तो ये डिसाइड करता है कि एसेट को खरीदना ठीक रहेगा या एसेट को लीज पे लेना, और जो लेसर है वो ये डिसाइड करता है कि एसेट को खरीद के अगर मैं लीज पे दूं तो क्या मुझे पॉजिटिव एनपीवी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मतलब मेरे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहां पे लेसर जो है वो क्या करता है, कैपिटल बेस्टिंग डिसीजन लेता है और उसके बेस पर डिसाइड करता है कि एसेट को खरीद के लीज पे देना बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। तो लीज बेसिकली जो है वो क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे ओनर जो है एसेट का, जिसको लेसर बोलते हैं, वो क्या करता है, दूसरे पर्सन को, जिसको क्या बोलेंगे, लेसी बोलेंगे, उसको क्या देगा, एक्सक्लूसिव राइट देगा कि वो अब उस एसेट को यूज कर सकता है, और बदले में उसको क्या पे करेगा, जो लेसी है वो क्या करेगा, उसको बदले में लीज रेंट का भुगतान करेगा, ठीक है जी। अब टाइप ऑफ लीज की बात करें तो एक है ऑपरेटिंग लीज, एक है फाइनेंस। तो ऑपरेटिंग लीज वो है जो जिसके 5 फीचर है, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहला ये है कि ये जो लीज होती है, ये जो ऑपरेटिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरली रहेगा किसके लिए, शॉर्टर पीरियड के लिए, मतलब शॉर्टर देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। दूसरा, द लेसर डज नॉट देयरफॉर रिकवर द फुल कॉस्ट। लेसर जो है वो एक ही पर्सन से सारी कॉस्ट रिकवर नहीं करेगा, बल्कि वो मल्टीपल लोगों को उसी एसेट को लीज पे देगा और उनसे पैसे रिकवर करेगा। तीसरा, इस लीज में कैंसिलेशन क्लोज होता है। कैंसिलेशन क्लोज का मतलब ये है कि यहां पे हम लोग जो है अगर चाहें तो बीच में भी लीज को जो है कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 1 साल के बाद लीज को कैंसिल कर सकते हैं। फिर इसमें मेंटेनेंस क्लोज भी होता है, जो भी नेसेसरी रिपेयर फ्यूल ये सब जो है वो कौन उठाएगा, इसका जो जिम्मेदारी है वो कौन उठाएगा, लेसर उठाता है। और जो लीज रेंटल है उसके अंदर 3 चीजें होगी, एक तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, दूसरा होगा इसमें कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, और तीसरा होगा इसमें प्रॉफिट ऑफ द लेसर। फिर फाइनेंशियल लीज क्या होती है, जो ऑपरेटिंग लीज नहीं है, जिसमें ये 5 फीचर नहीं है, मतलब एक तो ये फाइनेंशियल लीज वो जो लंबे पीरियड के लिए होगी। दूसरा, फाइनेंशियल लीज में जनरली एक मतलब हम यहां पे जो है वो क्या करते हैं कि एक ही पर्सन से जो है वो सारा पैसा रिकवर करने का काम करते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल लीज में कैंसिलेशन क्लोज नहीं होता। चौथा, मेंटेनेंस का खर्चा लेसी उठाता है। और पांचवा, फाइनेंशियल लीज के अंदर जो है वो क्या होगा, फाइनेंशियल लीज जो रेंट होगा उसके अंदर बेसिकली 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा क्या, एमोर्टाइजेशन या कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, और दूसरा होगा इसमें प्रॉफिट ऑफ द लेसर। एक होती है आपका सेल एंड लीज बैक। इसके अंदर बेसिकली जो वो क्या होता है, जब एक अगर आपको लिक्विडिटी की क्रंच है, ठीक है, तो आप अपनी एसेट पहले जो है एक दूसरी पार्टी को बेचोगे और बेच के फिर वही एसेट को दोबारा से क्या कर लोगे, किराए पे ले लोगे। इससे क्या हुआ, जब आपने एसेट बेचा तो आपको बदले में पैसा मिल गया और फिर उसी एसेट को अपने किराए पे ले लिया, धीरे धीरे करके जो है वो क्या करोगे, रेंट पे करते रहोगे। तो इसमें क्या हुआ, एसेट भी आ गई, पैसा भी आ गया। इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। एक होती है आपकी लीवरेज लीज। लीवरेज लीज का मतलब जो है क्या होता है, जब यहां पे लेसर के पास एसेट नहीं है और लेसर उस एसेट को जो है वो खरीद के लाएगा और खरीदने में वो क्या करेगा, लोन ले रहा है,
तो यहां पे अब तीन पार्टी इन्वॉल्व होगी, एक तो लेसर, एक लेसी और एक कौन आ गया जिसने फंड प्रोवाइड करवाया, ठीक है ना, लेसर को, जिसने लेसर को पैसा प्रोवाइड किया एसेट को खरीदने के लिए, ठीक है, उसको जैसे इक्विपमेंट सप्लायर हो गया या फिर बैंक हो गया, ठीक है। तो यहां पे उसको उस लीज को बोलते हैं हम लोग क्या, लीवरेज लीज। और लीवरेज लीज के अंदर अगर देखो अब बैंक लोन किसने लिया, लेसर ने, ओनर तो लेसर है ना, कल को अगर लेसर पेमेंट करने से क्या करता है, मना करता है, तो जिस पर जो बैंक वाला है ना वो लेसी से भी पैसा रिकवर कर सकता है। तो जो लीवरेज लीज है ये इसमें हम क्या करते हैं, क्रेडिटर रिमेन एंटाइटल्ड टू हैव रिकोर्स टू द लेसी। तो क्रेडिटर के पास में राइट है कि अगर लेसर को पेमेंट नहीं करेगा तो जो क्रेडिटर है वो क्या करेगा, मतलब जो बैंक वाला है ना वो लेसी से भी पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। एक होता है डोमेस्टिक लीज, अगर लेसर, लेसी और इक्विपमेंट सप्लाई तीनों इंडिया से ही हैं तो उसको बोलेंगे, मतलब एक ही देश के हैं तो एक ही देश का डोमिसाइल तीनों होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डोमेस्टिक लीज। अगर मान लो लेसर तो इंडिया से और लेसी जो है वो बाहर से तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंटरेस्ट लीज। अगर लेसर जो है वो, लेसर और लेसी दोनों इंडिया के हैं लेकिन इक्विपमेंट बाहर से आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंपोर्ट लीज। एडवांटेज क्या है लीजिंग के, तो लीजिंग का एक तो एडवांटेज ये है कि रिस्क हमारा खत्म हो जाएगा। अगर हमने एसेट किराए अगर खरीदते तो रिस्क हमारा रहता है, टेक्नोलॉजी अगर मान लो कल को नई टेक्निक आ गई तो रिस्क हमारा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने एसेट को रेंट पे ले रखा है तो कल को नई टेक्निक आई तो हम जो है अगली बार क्या करेंगे, दूसरी एसेट को रेंट पे ले लेंगे, ठीक है। दूसरा इजी सोर्स है फाइनेंस का। तीसरा इससे लिक्विडिटी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। चौथा इससे जो बोरोइंग कैसे वो हमारी बढ़ी रहती है। फिर परफॉर्मेंस हमारी क्या, इंप्रूव होती है। क्यों, क्योंकि जो पैसा हम एसेट में लगाते हैं उस पैसे को कहीं और लगा के हम वहां से रिटर्न कमा सकते हैं। फिर गवर्नेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेंस एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस अपने को मिलती रहती है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो हमारी क्या रहती है, कम रहती है। नुकसान जो है वो क्या है, सबसे पहला रिस्क ऑफ बीइंग डिप्राइव। अब आप उस मतलब जो लेसी जो है वो लीज पीरियड के बाद में उस एसेट को जो है वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा अल्टरेशन नहीं कर सकते, जो एसेट लेसर ने आपको प्रोवाइड किया आप अगर उसमें चेंज करना चाहो तो आप उसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू मतलब कल को एसेट की जो साल्वेज वैल्यू वो भी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा लीज पेमेंट, अगर मान लो कोई एसेट जो है ऑब्सोलीट हो गया तो भी आपको जो लीज रेंट की पेमेंट करनी पड़ती है। और दूसरा लिमिटेड एक्सेस ऑफ द अदर लोन। ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस था, वैसे अभी आपको मैंने करवा भी दिया, ठीक है। एक बार इसके रीडिंग कर लेना। इसके अलावा एक होता है सेल्स एड लीज। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इक्विपमेंट सप्लायर जो है वो क्या करेगा, अपनी मान लो मशीन को मैन्युफैक्चरर को देगा कि आप इसको यूज करो और फिर उसको ये बोलेगा कि आप इस एसेट को यूज करके जो इससे प्रोडक्ट बनाओगे ना मैं उसकी एडवर्टीजमेंट भी कर दूंगा। इसको बोलते हैं सेल्स एड लीज। जैसे मान लो मेरे पास में जो है मेरे पास बहुत मशीनें पड़ी हैं, आप उस मशीन से प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है, और प्रोडक्शन करके आप ये पेन बना सकते हो। तो मैं आपको बोलता हूं आप एक काम करो, मशीन खरीद तो नहीं सकते, आप मेरी मशीन को जो है वो क्या करो, रेंट पे ले लो, बोल तो लीज पे ले लो, और इस मशीन को यूज करके जब आप ये पेन बनाओगे तो मैं आपके इस पेन की एडवर्टीजमेंट भी कर दूंगा। इसको बोलते हैं सेल्स एड लीज। अब जब मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा तो आप मुझे अब क्या क्या पे करोगे, मैंने आपको मशीन दिया तो आप बदले में मुझे लीज रेंट भी दोगे, मशीन का जो किराया वो दोगे, और दूसरा क्योंकि मैं आपके इस पेन की एडवर्टीजमेंट भी कर रहा हूं तो आप मुझे बदले में कमीशन भी पे कर सकते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं सेल्स एड लीज। एक होते हैं क्लोज एंडेड और एक होते हैं ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड के अंदर क्या होगा, लेस जैसे ही आपका लीज पीरियड खत्म होगा तो जो एसेट है वो वापस देनी पड़ेगी किसको, लेसर को। तो लिखा हुआ है क्या, इन द क्लोज एंडेड लीज द एसेट गेट ट्रांसफर टू द लेसर एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, द रिस्क ऑब्सोलेंस रेसिडुअल वैल्यू एक्सेट्रा रिमेन विद द लेसर बीइंग द लीगल ओनर ऑफ द एसेट। जबकि ओपन एंड लीज के अंदर क्या होगा, लेसी के पास में ऑप्शन होता है कि वो अगर चाहे तो उस एसेट को परचेज भी कर सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्लोज एंडेड के अंदर तो जो एसेट है वो वापस चल जाएगी किसके पास, लेसर के पास में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। और जो ओपन एंड लीज होती है उसके अंदर जो है वो क्या होता है, एक ऑप्शन दिया जाएगा किसको, लेसी को, कि अगर वो चाहे तो उस एसेट को, जैसे लीज पीरियड तो खत्म हो गया लेकिन अगर हम उससे पूछेंगे भाई तुम इस एसेट को यूज कर रहे थे अभी, ओके, अगर तुम चाहो तो इसको परचेज भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन एंडेड लीज। इसके अलावा लीज वर्सेस बाय जब हम डिसीजन की बात करते हैं तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखते हैं, बेसिकली लेसी ये देखता है कि अगर मैं एसेट को लीज पे लूं तो मेरा कितना आउटफ्लो होगा, और अगर मैं एसेट को लीज पे ना लेकर के उसको मैं खरीदूं तो मेरा कितना आउटफ्लो होगा। तो जिस ऑप्शन में उसका आउटफ्लो कम आएगा उस ऑप्शन को वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है। तो यहां पे जनरली जो है लेसी ये देखता है कि अगर मैं एसेट को लीज पे लूं तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ये दो ऑप्शन है उसके पास में, क्या अगर मैं एसेट को लीज पे लूंगा तो फिर क्या है, तो यहां पे वो देखेगा एनुअल कैश फ्लो जो है वो क्या होगा, लीज रेंट जाएगा, ठीक है। और जो रेंट जाएगा तो रेंट मेरा खर्चा है तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, जिससे क्या होगा, इनकम कम तो मेरे को उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो लीजिंग में वो ये देखता है कि मेरा आउटफ्लो कितना होगा,
लीज रेंट का होगा बेसिकली, और उस लीज रेंट के ऊपर मेरे को थोड़ा टैक्स का बेनिफिट होगा। और अगर मैं खरीदूंगा एसेट को तो मेरा आउटफ्लो क्या होगा, तो हम यही मानते हैं कि भाई अगर आप खरीदोगे एसेट को तो आप जो है उसके लिए क्या करोगे, लोन लोगे। ओके, और अगर लोन लोगे तो आपको जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना है, आपको ब्याज जो है वो रीपे करना है, और जो आप ब्याज पे करोगे वो आपका खर्चा, और उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। तो इन दो ऑप्शन में जहां पे आपका आउटफ्लो जो है वो क्या है, कम है, उस ऑप्शन को आप जो है वो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ठीक है। दूसरा, यहां पे जब हम डिसीजन लेते हैं तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग वहां पे डिस्काउंट रेट को जो है वो क्या लेके चलेंगे। तो एक एस्पेक्ट तो ये बोलते हैं कि आप केडी लेके चलो, और एक बोलता है केओ लेके चलो। तो हम ये बोलते हैं अगर कुछ भी ना बोले तो हम जो डिस्काउंट रेट है वो क्या करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर चलेंगे। इसके अलावा लेसर की अगर बात करें तो लेसर भी फाइनेंसिंग डिसीजन करता है, और लेसर यहां पे कैपिटल बस्टिंग करेगा। और लेसर ये देखता है अगर मैं एसेट को खरीद के लाया और खरीद के लाके अगर मैंने उसको जो रेंट पे दे दिया तो रेंट जो मेरे को मिलेगा, ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली मेरे को जो है वो अगर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो रहेंगे तो मैं उसको एसेट को खरीद के आगे दूंगा, नहीं तो मैं उसको नहीं दूंगा। ठीक है। तो लेसर बेसिकली जो है, मतलब लेसर जो ओनर है एसेट का, तो वो ये डिसाइड करता है अगर मैं एसेट को खरीद के लाके और आगे रेंट पे दूं तो मुझे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, एसेट को खरीद के और उसको रेंट पे देगा, और अगर नेगेटिव एनपीवी आ रही है तो फिर फायदा ही क्या, तो वो क्या करेगा, एसेट को खरीद के आगे रेंट पे नहीं देगा। ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये था आपका लीजिंग का, जिसके अंदर हमने बेसिक भी पढ़ा, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 है आज का हमारा लास्ट, इस क्लास का अपना लास्ट चैप्टर, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। देखो हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि अपने को कितना पैसा चाहिए। ठीक है, कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए। जब अगर ये डिसाइड हो गया कि कितना पैसा कैपिटल इन्वेस्टिंग में चाहिए और कितना पैसा अपने को मतलब फिक्स एसेट में, कितना आपको करंट एसेट में, तो अब ये देखना है कि पैसे को इकट्ठा कैसे करेंगे। पैसे को इकट्ठा करने के लिए कई सारे सोर्स आपके पास में अवेलेबल होते हैं। ओके, हर सोर्स की अपनी क्या होती है, कॉस्ट होती है, तो उसी के लिए पढ़ना पड़ता है अपने को क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमने यहां पे देखा कि अपने पास कई सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, रिटेन अर्निंग है। इक्विटी की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस की कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, डिबेंचर की कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, और जो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो ये जो अलग अलग कॉस्ट है इनको बोलते हैं इंडिविजुअल स्पेसिफिक कॉस्ट, और इनकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको बोलते हैं केओ। ठीक है ना। तो अगर इसको स्टडी करेंगे इंडिविजुअली इसको बोलेंगे स्पेसिफिक कॉस्ट, और अगर इसको स्टडी करेंगे कंबाइंडली तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कंबाइंड कॉस्ट, जिसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। ठीक है। किन किन फैक्टर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, दूसरा आपका बिजनेस रिस्क, इसका भी इंपैक्ट पड़ता है, जितना बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगी। तीसरा फाइनेंस, जितना फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर जैसे मार्केटेबिलिटी हो गया, ठीक है, या लिक्विडिटी हो गया। तो लिक्विडिटी या मार्केटेबिलिटी अगर ज्यादा है तो रिस्क आपका क्या रहेगा, कम रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम, और अगर लिक्विडिटी या मार्केटेबिलिटी अगर कम है तो हमारा रिस्क ज्यादा रहेगा, तो उस केस में हम जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है। अब जो स्पेसिफिक कॉस्ट है उसमें हम लेके चलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट को। तो कॉस्ट ऑफ, देखो डेट, अगर आप डेट के तौर पे अगर आप पैसे इकट्ठा करते हो तो बदले में आपको क्या पे करना पड़ता है, ब्याज पे करना पड़ेगा। तो ब्याज आपकी बेसिकली जो है वो क्या होती है, कॉस्ट होती है। ठीक है। अब जो डेट की अगर बात करेंगे तो डेट दो तरीके का होता है, एक इररिडीमेबल और एक है कौन सा, रिडीमेबल। जो इररिडीमेबल डेट है उनकी जो कॉस्ट केडीएम जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड इनटू में 100, और अगर टैक्स रेट दे रखा तो कैसे होगा, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड इनटू में 100। तो मतलब परपेचुअल जो डेट होते हैं, जो लाइफ टाइम के लिए जो डेट होते हैं, उनकी कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा विद टैक्स वालेगा वो क्या रहेगा, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड इनटू में 100। और जो रिडीमेबल डेट है उनका फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस में मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में n अपॉन में मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन में 2 इनटू में 100। ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए थे, थोड़ा देख लेना एक बार। फिर प्रेफरेंस की अगर बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर भी अपने दो तरीके के होते हैं, या तो इरिडीमेबल या फिर क्या, रिडीमेबल। जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनकी कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड इनटू में 100, और जो रिडीमेबल है उनका फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिविडेंड प्लस में मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में n अपॉन में मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन में 2 इनटू में 100। ओके। और अगर सीडीटी दे रखा है तो उसको भी डिविडेंड के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये प्रैक्टिकल हमने किए थे, थोड़ा देख लेना एक बार। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की अगर बात करें, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। क्यों, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए हमारे पास बेस होता है इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए हमारे पास बेस होता है डिविडेंड, क्योंकि दोनों का कूपन रेट फिक्स होता है। ओके। लेकिन इक्विटी में कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो इक्विटी को निकालने के लिए, मतलब इक्विटी की कॉस्ट निकालने के लिए कई सारे मेथड हमारे पास में जो है क्या अवेलेबल है। सबसे पहले आपका डिविडेंड यील्ड मेथड। एज पर डिविडेंड यील्ड मेथड जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, D1 अपॉन में KE माइनस में D1 अपॉन P0 इनटू में 100। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, डिविडेंड अपॉन में
P0 बोलते हो आपका मार्केट वैल्यू इंटू में 100, ठीक है। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, D1 अपॉन में P0 इंटू 100 प्लस में G, इसमें ग्रोथ को ऐड कर लेंगे। फिर अगर अर्निंग के बेस पर अगर आपको जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, EPS अपॉन में P0 इंटू 100, और अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ के बेस पर निकालनी तो क्या रहेगा, EPS अपॉन P0 इंटू 100 प्लस में G। अगर जो आपके न्यू शेयर है तो उनका फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, यहां पे फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। यहां पे हम लोग जो है वो P0 मार्केट वैल्यू लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि जो नया शेयर है वो तो अभी मार्केट में नया नया आया है, तो यहां पे हम जो बेस लेके चलेंगे वो क्या रहेगा आपका नेट प्रोसीड। इसके अलावा सबसे जो मेन जो आपका फॉर्मूला चलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का वो होता है आपका कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो कैपम का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस में बीटा इंटू RM माइनस में RF। जो RM माइनस RF होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बोलेंगे, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो अगर आप मार्केट रिस्क उठाते हो तो उसके बदले में जो है वो कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। ओके, रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट है उसका फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू में 1 माइनस में परसेंटेज ब्रोकरेज या 1 माइनस में पर्सनल टैक्स। ओके जी सर, लॉजिक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4 चैप्टर को जो है वो क्या किया, रिवाइज किया। हम लोगों ने अभी देखा था कि टोटल मिला के 11 चैप्टर है, तो 3 लेक्चर में हम इसको जो है कवर करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 लेक्चर को जो है वो 4 चैप्टर्स को हम लोगों ने जो कवर किया, इनको रिवाइज कर लिया। ओके, आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने करवाए थे। लगभग इन 4 चैप्टर्स के ऊपर हम लोगों ने शायद 15 एक वीडियो लगाई होगी। तो 15 वीडियोस में जो हमने किया उसको बढ़िया तरीके से हमने एक ही वीडियो में रिवाइज कर लिया। ओके, तो अब आप इसको रिवाइज कर लो। इसके अलावा जो बाकी रह गए उनको करेंगे नेक्स्ट के 2 वीडियो के अंदर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। रिवीजन बढ़िया तरीके से शुरू कर दो। ओके, अच्छे से अगर रिवीजन हो जाएगा तो फिर एक तो मतलब थोड़ा सा ना फिर अपना जो मोटिवेशन है वो भी बढ़िया हो जाता है, और सबसे मेन बात है कॉन्फिडेंस। अगर रिवीजन अच्छी हो गई है तो कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, और कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा रहेगा, ओवर नहीं नॉर्मल, ठीक है ना। तो अगर कॉन्फिडेंस डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी परफॉर्मेंस से। अगर कॉन्फिडेंट हो तो परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी, और अगर कॉन्फिडेंट कम तो परफॉर्मेंस भी कम। और कॉन्फिडेंस अराइज होता है किससे, रिवीजन से, प्रैक्टिस से। ओके, तो आप समझ जाओ पूरा का पूरा जो सिस्टम है क्या है। जितना अच्छा रिवीजन है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस है, तो उतना ही कॉन्फिडेंस ज्यादा, उतनी ही परफॉर्मेंस बढ़िया। और जितनी रिवीजन कम, जितनी प्रैक्टिस कम, उतना ही कॉन्फिडेंस कम, और कॉन्फिडेंस कम तो फिर अपना जो मतलब जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपने को बढ़िया तरीके से रिवीजन करनी है। अच्छे तरीके से हम आपको जो है ये सब चीजें करवाएंगे। ओके, और बाकी अभी हम लोगों ने जो है वो रिवीजन का एक कोर्स है वो भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको सारी रिवीजन वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग जो है वो आगे की तैयारी कर रहे हैं, या आप HVSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा जो कोर्सेज है वो चल रहे हैं, ठीक है ना। और जून 2025 के कोर्सेज भी हमारे जो चल रहे हैं, तो अगर आप चाहे तो उनको भी बाय कर सकते हैं। ओके, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।